Good morning, everyone. Welcome to our channel. In this video, we shall discuss the daily editorial analysis of the Hindu. चलिए 2 मई है आज की तारीख, तो आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको कवर करने। शनिवार का दिन है। चलिए, रिकवरिंग अर्ली। नाउ दिस इज वन एडिटोरियल जिसको आप स्किप कर सकते हैं। ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन, यहां से सिर्फ हमने डेटा उठाना है। बेसिकली जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो इसमें चर्चा की गई है। इसमें से सिर्फ आपने डेटा उठाना है एंड नथिंग एल्स। इट्स अबाउट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इट्स अबाउट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। नाउ दिस वन एडिटोरियल, ये वो एडिटोरियल है जिसकी वजह से आपको हिंदू न्यूज़पेपर उठा लेना चाहिए होता है कई बार, एंड अगर आप नहीं उठाते हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे इस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियोस को, इस सीरीज को फॉलो करते रहें। नाउ दिस इज वन एडिटोरियल जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे, बिकॉज ये कंप्लीट एक होलिस्टिक पिक्चर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एम एस स्वामीनाथन जी ने लिखा है एंड इसी वजह से इसको देखना भी बनता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, एक एडिटोरियल है दैट टॉक्स अबाउट ताइवान्स केस। तो ताइवान्स कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शोज हाउ इट शुड बी डन। ये वाला जो एडिटोरियल है ये हम कवर नहीं करेंगे, रीजन बीइंग इसमें से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं। अदरवाइज देखिए, ताइवान का जो केस है, ताइवान का जो एग्जाम्पल है, ये कहीं पे यूज नहीं होने वाला है, लेकिन जो इसमें से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। नाउ करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज इसमें से निकल कर आते हैं, तो वो हम कल की हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। और ताइवान का जो केस है, इसमें एक ही चीज निकल कर आती है, इन्होंने एक एनआईई कार्ड्स इशू कर दिए। एनआईई कार्ड्स जो बेसिकली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड थे, हेल्थ कार्ड्स इशू कर दिए सब लोगों को, और उस कार्ड के अंदर एक चीज इंक्लूड कर दी एंड दैट इज ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री इंक्लूड कर दी, दैट इज इट। नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि देखिए, पहले सार्स वायरस आता है, फिर उसके बाद मर्स वायरस आता है, मर्स के बाद आप कह लीजिए जीका भी आता है, इबोला आता है एंड अब कोविड 19। तो ये सारे के सारे वायरसेस जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पेंडेमिक्स की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसे होता था, पेंडेमिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, इस वजह से ताइवान का एक केस इन पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, ये एडिटोरियल आप छोड़ सकते हैं। सिमिलरली, द मिस्ट्री ऑफ द लो कोविड 19 नंबर्स टॉक्स अबाउट वेस्ट बंगाल का केस, जहां वेस्ट बंगाल में ऐसा बोला जा रहा है कि दे आर बेसिकली हाइडिंग द नंबर्स एंड वो बेसिकली एक स्टेट को लॉकआउट की सिचुएशन में रखा हुआ है। अंदर सेंटर की तरफ से जो टीम जाती है उनको नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। ऑल दिस इज मोर पॉलिटिकल एंड लेस एनालिटिकल। पॉलिटिकल ज्यादा है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए, तो हमने दो एडिटोरियल्स आज कवर करने। पहला है ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है इट्स अबाउट फूड सिक्योरिटी, फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो ये सारे का सारा होलिस्टिक एंगल आज हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ, दैट इज ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन। नाउ ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन टॉक्स अबाउट द स्टीपेस्ट फॉल इन कोर सेक्टर आउटपुट इन एटलीस्ट 8 years। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारी कोर इंडस्ट्री में देखा गया है। नाउ द लेटेस्ट डेटा जो हमें मिला है, इट इज सिग्नलिंग दैट कंसिडरेबल इकोनॉमिक पेन लाइज अहेड। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डेटा रिलीज किया है, ये फिगर्स रिलीज किए हैं एंड बोला है कि एक को छोड़ के बाकी सारी 8 में से जो बची हुई इंडस्ट्रीज हैं, बेसिकली 7 ऑड इंडस्ट्रीज कंप्राइजिंग द कोर सेक्टर, दे शैंक इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर पिछले साल मार्च के महीने की बात करें और इस साल मार्च के महीने की बात करें, तो देयर वाज अ शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन एवर। 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसमें डेटा देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री कितने कितने परसेंट से, कितने मार्जिन से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। दैट द आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड एज मच एज 6.5% इन अ मंथ when most economic activities ground to a halt only in the last 7 days। पिछले 7 दिनों में ही, जैसे ही हमने लॉकडाउन की सिचुएशन कहें अगर उसको एनालाइज किया, तो 6.5% के आसपास एक ही महीने के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सिमिलरली अगर आप पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात करें तो इट स्प्लिट मार्जिनली, थोड़ा सा ही इसमें मार्जिनल डिक्लाइन आया, दैट इज 0.5%, एज द बल्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वाज आइडल्ड ओनली इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने के एंड में, क्योंकि ये सारी चीजें हुई हैं, मार्च एंड में हुआ था 22 मार्च, इफ यू रिमेंबर 22 मार्च वाज दैट ओमिनस डे, जिस दिन हमने जनता कर्फ्यू जो है वो लगाया था।
तो सिर्फ 0.5% कॉन्ट्रैक्शन हुई है, लेकिन 7.2%, 13% कॉन्ट्रैक्शन हुई है इलेक्ट्रिसिटी में और स्टील प्रोडक्शन में. Now, this reflects the underlying stress in the economy, most crucially on the demand side. ये demand side का इशू है, not the supply side. Supply side अभी भी तैयार हो सकती है, वो इस contraction को कम कर सकती है, लेकिन हमारा demand side का इशू है. Demand has declined, with all non-essential industries and commercial establishments ordered to shut as a part of lockdown. Demand for electricity has declined by more than 9%. 9% से ज्यादा मार्च के महीने में ही, मार्च एंड में मान के चलिए कि ये डिक्लाइन आया, ये लॉकडाउन हुआ था, और फिर भी 9% के आसपास जो है ये डिक्लाइन इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी देखा जा रहा है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, एज फार एज वीकली करंट अफेयर्स हम उसमें इस चीज को कवर करेंगे, दैट दिस डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर. नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है ये डेटा प्रोवाइड करता है. अलग अलग जो हमारे कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग जगहों से वो डेटा आता है, उसको कंपाइल किया जाता है. दिस इज समथिंग दैट आई विल बी कवरिंग इन माय वीकली करंट अफेयर सीरीज, तो मेक श्योर यू फॉलो दैट सीरीज एज वेल. अच्छा हाँ, एक बीच में एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा. मेरी पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज की जो सीरीज है, पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज, उसमें मैंने दूसरा लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है. यू शुड वॉच दैट लेक्चर. रीजन बीइंग उसमें इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी जो है वो डिस्कस की गई है. इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, तो उसमें से एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट निकल कर आता है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने क्या बताया है उसमें. उस वीडियो के कमेंट्स में भी बताइएगा. दैट इनेट जो उसका आइडिया है, जो कोर क्रक्स है, उसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको एसेज में और आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिल सकती है. सो मेक श्योर यू फॉलो दैट सीरीज. Apart from that, I have uploaded one video on force majeure. Force majeure एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूपीएससी इसके ऊपर सवाल प्रीलिम्स में पूछ सकती है. रीजन बीइंग बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अधर में लटक गई हैं, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं. एंड सही तरीके से इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि फ्यूचर्स जो है, ऑयल फ्यूचर्स, वो नेगेटिव यील्ड शो कर रहे हैं. बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो अगर आप सेलर हैं तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं बायर को कि आप भैया अपना प्रोडक्ट ले जाइए, मेरे से ये सामान ले जाइए जो आपको बिलोंग करता है. अब तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट. एंड फोर्स मेजोर इज समथिंग जो कि आपको ये बताता है अगर किसी भी एक्ट की इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, एक्ट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, तो उस समय क्या होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का. Now this is something I have covered in my video. हमारे जो हॉट लीगल इश्यूज की सीरीज चलती है, हॉट लीगल इश्यूज, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि आपको मदद कर सकती है आंसर राइटिंग में. चलिए वापस आते हैं इस एडिटोरियल में. While the power sector has been exempt from the lockdown, क्योंकि इसकी एसेंशियल नेचर है तो पावर सेक्टर को लॉकडाउन से में इंक्लूड नहीं किया गया है. द स्लंप इन डिमांड फ्रॉम कमर्शियल कस्टमर्स इज बाउंड टू हैव अ सिग्निफिकेंट सेक्टर वाइड कास्केडिंग इंपैक्ट. राइट, तो कमर्शियल सेक्टर की तरफ से, कमर्शियल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स की तरफ से जो डिमांड में स्लंप आया है, उस वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होना ही होना है एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइटेंड कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एट द ऑलरेडी स्ट्रेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, डिस्कॉम्स हैं, वो ऑलरेडी कैश क्रंच में है, ऑलरेडी उनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स चल रही हैं. रीजन बीइंग कि उनको इनफैक्ट उनको कुछ स्कीम भी इशू की थी. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो डिस्कॉम्स हैं, इनके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी. व्हाट वाज दैट स्कीम्स नेम. नाउ कोल सेक्टर की अगर हम बात करें, इट इज द ओनली सेक्टर टू पोस्ट अ पॉजिटिव फिगर इन द मंथ ऑफ मार्च. इट एक्सपैंडेड एट 4%. आल्सो presents a far from reassuring picture as growth slowed sharply from February's 11.2%. फरवरी में 11.2% था, डिक्लाइन आया 4% तक. तो ये इसको 4% ग्रोथ को अच्छा नहीं मानना चाहिए. इसको, इसके लिए भी हमें वी शुड बी वेरी ऑफ द सिचुएशन, उसमें भी हमें थोड़ा सोच विचार करके चलना चाहिए. एंड विद द डिमांड फॉर कोल फ्रॉम यूजर सेक्टर्स स्पैनिंग थर्मल जनरेटर्स एंड द की प्रोसेस इंडस्ट्रीज ऑफ स्टील एंड सीमेंट unlikely to revive anytime soon, तो production of this crucial commodity is also likely to shrink in April. Now कोल की डिमांड कहां होती है ज्यादा से ज्यादा? जहां थर्मल पावर जनरेटर्स हैं, जहां स्टील सेक्टर है. स्टील सेक्टर में इसलिए यूज होती है, देखिए कोल से जो है कोकिंग कोल बनता है. जनरली कोकिंग कोल को यूज किया जाता है फॉर
आयरन का सिंबल है Fe। तो आयरन में इस कार्बन को जब ऐड करते हैं तब जाके स्टील बनता है, तब जाके स्टील बनता है। तो एक तो रीजन ये है कि ये कोकिंग कोल यूज होता है, और दूसरा रीजन ये है कि स्टील को बनाने के लिए, जो अलॉय बनाने के लिए, बेसिकली उसको अमेलगमेट करने के लिए आयरन को गर्म करना पड़ता है, एंड दैट इज बेसिकली जो फ्यूल यूज होता है वो कोल यूज होता है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिस वजह से स्टील इंडस्ट्री इज अ डिपेंडेंट इंडस्ट्री ऑन कोल इंडस्ट्री। कोल के बिना स्टील इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो सिमिलरली अगर कोल कोल की डिमांड तो तभी बनेगी ना जब स्टील की डिमांड बनेगी। तो स्टील की डिमांड बन नहीं रही है, स्टील श्रिंक कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट। विद द कंस्ट्रक्शन सेक्टर हिट हार्ड बाय द लॉकडाउन एज वेल, it is likely to face serious labor supply issues, and even after the economy gradually reopens, cement sector की जो प्रोडक्शन है वो श्रिंक ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करें, 25% ड्रॉप आया है मार्च के अंदर, 25%। तो देखिए सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के काम रुक चुके हैं, सब कुछ रुक चुका है। लेकिन अ पॉजिटिव साइन इज, अभी कल की न्यूज ये बताती है, पॉजिटिव साइन ये है कि देयर आर मोर ग्रीन जोन्स देन रेड जोन्स। इंडिया के अंदर ग्रीन जोन ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड जोन्स। सो देयर आर चांसेस दैट वेरी सून द एंटायर इकोनॉमी विल ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक। नॉट एनी टाइम सून, बट हमारी पूरी कोशिशें जारी रहेंगी। द मेहम इन द ऑयल मार्केट, इसको कोई दो राय नहीं है, इसमें हमने ऑलरेडी, मैंने देखिए ऑयल शॉक से रिलेटेड एक हिंदू एनालिसिस की इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें ऑयल फ्यूचर्स की जो प्राइसेस है उसको अच्छे से डिस्कस किया है, एंड उसका इंपैक्ट जो है नेगेटिव कैसे पड़ सकता है भारत के ऊपर। रीजन बीइंग दैट इंडिया बेसिकली जो है अपना, अगर हम बात करें कि भारत अपने एग्स किस बास्केट में डालता है, वो बेसिकली वो बास्केट में डालता है द टैक्स रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड। टैक्स रेवेन्यू जो कि हम ऑयल से निकालते हैं, उससे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। उस रेवेन्यू के सिर के ऊपर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि बेसिकली आगे से रिटर्न्स नहीं देता है। फॉर एग्जांपल सैलरीज देते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोशल सेक्टर में खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि अगर ऑयल शॉक होता है एंड इसी तरीके से प्राइसेस गिरती रहती हैं, तो भारत को रेवेन्यू लॉसेस तो होंगे ही, साथ ही साथ जो हमारा मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन है, मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशन है वो भी खतरे में आ जाएगा। रीजन बीइंग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भारत के साथ अच्छे रिलेशंस, अच्छे ताल्लुकात इसलिए बनाती हैं बिकॉज इंडिया इज अ मार्केट फॉर देयर ऑयल प्रोडक्ट्स, मेजर मार्केट है, राइट। तो इस वजह से हमें दोनों के दोनों एस्पेक्ट से नुकसान हो सकता है। एंड विद द 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैविंग द वेट ऑफ 40.3% इन द ब्रॉडर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो टोटल ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करें, इट इज सर्टेनली टू ड्रैग द एंटायर इंडस्ट्रियल आउटपुट एज अ होल इनटू द नेगेटिव टेरिटरी। तो आईआईपी को भी जो है ये नीचे खींचने वाला है। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल बी कवरिंग इन माय वीकली करंट अफेयर्स सीरीज। रीजन बीइंग इसमें थोड़ा आईआईपी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, थोड़ा आपको मुझे बताना पड़ेगा कितनी परसेंटेज है, क्या क्या चीजें हैं। सो आई विल बी कवरिंग दैट इन माय वीकली करंट अफेयर्स सीरीज। इसको यहाँ पे ऐसे नहीं कवर करेंगे, इसको सब्जेक्टिव तरीके से समझ लीजिए कि कैसे अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो श्रिंक करता है ऑलमोस्ट इन द एंटायर एम्बिट ऑफ कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो उसका कैसे कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से डोमिनो इफेक्ट पड़ता है टू द एंटायर इंडस्ट्री, राइट। द सेंटर may be left with little option but to massively lift public spending on infrastructure once the lockdown eases in order to revive the reeling economy। सरकार को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ जाएगी। पीपीपी मोड को तो भूल ही जाइए, अब सिर्फ गवर्नमेंट मोड चलने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा unless and until government does that। and I've been talking about it proactively in various videos and in various sessions that I conduct in my classes as well, that बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है and you'll see this कि गवर्नमेंट का जो शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर बढ़ेगा। गवर्नमेंट का शेयर अगर बढ़ेगा तो ये मान के चलिए वी माइट पुश आवरसेल्व्स बैक इनटू 1991 से प्री 1991 वाला जो एरा था, जो लाइसेंस राज था, उस समय का जो एरा था वो वहां पे चले जाएंगे माइनस दी लाइसेंस राज। तो यहां पे गवर्नमेंट का जो कह लीजिए रोल रहेगा, गवर्नमेंट की प्रेजेंस रहेगी, गवर्नमेंट की प्रेजेंस बढ़ सकती है। गवर्नमेंट प्रेजेंस will increase in almost entire ambit of industrial sectors। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो एविएशन इंडस्ट्री में ये मान के चलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स उन्होंने इस चीज की तैयारी नहीं की थी, तो प्राइवेट प्लेयर्स को मान के चलिए कि उनके लिए जो गेम है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। हाँ, अब एयर इंडिया कैन एक्चुअली रिवाइव इटसेल्फ।
Air India can actually revive itself and become the key provider of services. Now, coming to the next editorial, the most important editorial from today's newspaper, very, 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 very important editorial. It's about food, nutrition and livelihood securities. इसके अंदर बेसिकली तीन फंक्शंस दिए गए. अगर आप मैथ्स याद आ रहा है आपको तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इज बेसिकली अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, राइट? और वो इक्वेशन में जब जाता है तो वो पॉइंट कैसे कैसे मूव करता है. बट कमिंग टू दिस फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि तीन डायमेंशंस हैं, तीन तरीके हैं जिससे आप इस पूरे इशू को देख सकते हैं, जिसमें आप फूड के ऊपर फोकस करें, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करें एंड एज वेल एज लाइवलीहुड के ऊपर फोकस करें, तभी वो होलिस्टिक हो सकती है चीजें. चलिए देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं. पहली चीज, फार्मर्स कोऑपरेशन. दूसरी चीज, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. दूसरी चीज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड तीसरी चीज फेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज. इन तीनों एस्पेक्ट्स को अगर आप साथ लेके चलेंगे, इट विल बी इजियर फॉर अस टू टैकल कोविड 19 को टैकल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. चलिए आगे समझते हैं कि क्या क्या चीजें समझने के लिए बोली गई हैं. प्रोविजन ऑफ एडिशनल राइस एंड व्हीट, इट इज अ वेलकम एस्पेक्ट. अभी रिसेंटली सरकार ने चावल, गेहूं, कुछ दालें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना शुरू किया है, एज वेल एज 1000 रुपीज कैश फॉर परचेज ऑफ अदर एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू पीडीएस. तो पीडीएस के थ्रू आपको जो है 1000 रुपए मिलेंगे कि अगर आप दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज खरीदना चाहते हैं. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन अ होलिस्टिक मैनर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन टोटलिटी. अगर आपको टोटलिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी को समझना होगा. तो पहली डायमेंशन, जो पहला फंक्शन दिया, दैट इज द फर्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द मार्केट. पहली चीज तो ये देखिए कि मार्केट के अंदर फूड अवेलेबल है या नहीं. तो ये जो अवेलेबिलिटी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन के ऊपर ही तो बेस होगा. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कह लीजिए प्रोडक्शन हो गया. फॉर्चुनेटली थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन आज हमारे पास इनफ फूड इन मार्केट भी है एंड गवर्नमेंट गोडाउन्स में भी है. तो ऐसी सिचुएशन है बेसिकली थैंक्स टू फार्मर्स कि जो पहले शिप टू माउथ की सिचुएशन थी, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू राइट टू फूड कमिटमेंट. तो सरकार राइट टू फूड की तरफ जा चुकी है एंड उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बट we cannot take farmers contribution in terms of sustaining production for granted. Reason being, despite these special exemptions, despite farmers being allowed to take on their farming activities and agriculture and allied activities, they are confronted at the moment with certain issues and challenges. पहला है labor shortage, जिसकी हमने बहुत बार चर्चा की है. उसके बाद most of the inputs including seeds या तो वो inexpensive है या वो unavailable है. फिर उसके बाद मार्केटिंग अरेंजमेंट्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन साइड की बात करें, दे आर नॉट फुली फंक्शनल. ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो मना कर देते हैं प्रोड्यूस लेके जाने को. प्राइसिंग इज नॉट रेम्यूनरेटिव, आज प्राइसिंग में गिरावट आ रही है. पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज आल्सो नॉट एडिक्वेट. तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो एडिक्वेटली नहीं हो पा रही है. देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी. मतलब आप लेड बैक एटीट्यूड के साथ नहीं चल सकते, पर्टिकुलरली इन द केस जब डिमांड जो है वो स्लैकनिंग है एंड उसके अलावा देयर इज अ लैक ऑफ शॉर्टेज और वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज. पेरिशेबल कमोडिटीज मतलब जैसे सब्जियां होगी, वेजिटेबल्स होगी और फ्रूट्स हो गए फॉर एग्जांपल. सो ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं ये तो जल्दी खराब हो जाती हैं. इनकी स्टोरेज फैसिलिटीज आप क्रिएट कीजिए एंड उसके साथ साथ आप स्टोरेज के साथ साथ आपको डिमांड साइड को अगर प्रॉपर आपने सप्लाई के साथ कॉम्प्लेसेंट रखना है, आपको उसको साथ में रखना है, तो आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट को एडिक्वेटली आपने करना होगा. We don't yet know exactly what the impact of the current pandemic will be on the kharif sowing and the food availability in the future. तो ये मान के चलिए कि राबी का तो हार्वेस्ट सीजन था, तो राबी की जो सप्लाई थी उसमें इश्यूज इतने नहीं आए, लेकिन खारिफ अभी सोइंग सीजन है, अभी सोइंग चल रही है. तो सोइंग के दौरान भी अगर इस तरीके के इश्यूज आएंगे तो ये मान के चलिए कि आगे जो फूड सिक्योरिटी है इट विल बी अ चैलेंज एज वेल. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट और द सेकंड डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इज एक्सेस टू फूड्स. तो पहले तो हो गया प्रोडक्शन, पहले हो गया हमारा अवेलेबिलिटी कि अवेलेबल है या नहीं. अब अवेलेबल तो है, अब उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब कुछ लोग उसको खरीद पा रहे हैं या नहीं. खरीद पाएंगे कैसे? उनकी अगर परचेजिंग पावर है तो. as unless you are a farmer and grow your own food, आप सबको वो खाना खरीदना पड़ता है.
अनलेस एंड अनटिल आपकी अपनी जमीन है, आप अपना खेती बाड़ी करते हैं, आपको खाना खरीदना पड़ेगा. Fortunately, the government through NFSA, National Food Security Act, and Public Distribution System, it has assured some additional food to every individual during this crisis. Now, this should be further strengthened. इसको इसी पे नहीं रखना है, इसको strengthen करना पड़ेगा. And the food basket should be widened, including millets, pulses, and oils. तो ये जो healthy options हैं, ये जो alternatives हैं, इन alternatives के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि आप उनकी न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर सकें डे टू डे लाइफ के अंदर. आज जब एक व्यक्ति घर बैठा है तो उसको व्हीट जो है उतना फायदा नहीं देगी जितनी मिलेट्स देंगे, राइट? तो इस तरीके की चीजों के ऊपर आपको फोकस करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो आ रही है उसको डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को दूर करना चाहिए. नाउ steps should be taken to avoid hidden hunger as well, which is caused by. इस हिडन हंगर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा. हिडन हंगर का जो कॉन्सेप्ट है मेंस में, आंसर राइटिंग में यूज हो सकता है. मेंस में मैं इस तरीके की चीजें बार बार अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं. आई वुड सजेस्ट कि आप इन वीडियोस में से नोट्स बना लें तो बहुत बेहतर होगा. रीजन बीइंग कि ये कुछ पॉइंट्स हिडन पॉइंट्स होते हैं. ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि ये यहां यूज हो सकती है, वहां यूज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी यूज्ड इन GS1, 2 एज वेल एज इन 3. तो 2 में पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो गया, 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया और 3 में इकोनॉमिक्स हो गया, जहां पे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर एसेज एज वेल. तो ये जो हिडन हंगर है, इट बेसिकली पर्टेन्स टू डेफिशिएंसी ऑफ micronutrients. This is something that you should know. In the light of the closure of schools and Anganwadi centers, the consequent disruption in the provisions of midday meal schemes and other nutritional inputs, it is important to pay attention to the life cycle approach. अब स्वामीनाथन जी ने एक लाइफ साइकिल अप्रोच जो है वो पुट फोर्थ की थी. लाइफ साइकिल अप्रोच क्या कहती है? दिस हैज बीन एडवोकेटेड इन NFSA एज वेल. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी बोला गया है कि जो पहले 1000 दिन होते हैं, फर्स्ट 1000 डेज इन अ चाइल्ड्स लाइफ, जहां पे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो शेप होती हैं, उस समय के दौरान उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है. न्यूट्रिशनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तभी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है डेवलप होंगी. अगर आप आज अभी पहले 100 दिन के अंदर अंदर बच्चे के सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर असर पड़ता है. कॉग्निटिव एबिलिटीज का असर पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स के आउटपुट. ह्यूमन कैपिटल जो है फिर वो आपका कम हो जाता है. ह्यूमन कैपिटल कम होता है तो जीडीपी में भी रिफ्लेक्ट होता है, ग्रोथ में भी रिफ्लेक्ट होता है, डेवलपमेंट में भी रिफ्लेक्ट होता है, राइट? नाउ food security and access to nutritious good quality food is also contingent on job security as well. Now this is one angle जो इस editorial ने बखूबी बहुत सही तरीके से बताया है. Today a lot of people are employed both on farms and in the non-farm sector which are without jobs. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फार्म्स में एम्प्लॉयड हैं या फिर नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, नॉन फार्म सेक्टर में है विदाउट जॉब्स. If job security is threatened, then so is food and nutrition security. We have to ensure that people do not lose their jobs, and one way of doing this will be to ensure value addition to primary products. तो basically जो फार्म प्रोड्यूस है दैट इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट. अगर मान लीजिए आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी प्रोडक्ट है हिंदू न्यूज़पेपर में वैल्यू एडिशन मैं करके आपको एनालिसिस देता हूं. तो ये एनालिसिस जिस तरीके से मैं दे रहा हूं उसी तरीके से मान लीजिए किसी फार्म प्रोड्यूस, लेट्स से टमाटो. तो टमाटर जो है हिंदी में आ जाते हैं, टमाटर जो है उसको अगर आप चटनी में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट इज वैल्यू एडिशन. दिस इज वैल्यू एडिशन. तो अगर इसी तरीके की वैल्यू एडिशन आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं तो वो जॉब सिक्योरिटी तो रखेगा ही रखेगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकता है. रीजन बीइंग देयर इज एन एग्जांपल. वो एग्जांपल क्या है? राइस का बायोपार्क बनाया गया है इन म्यांमार, वेयर इन द स्ट्रॉ, द ब्रान एंड द एंटायर बायोमास आर यूटिलाइज्ड. ये सारी के सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं राइस में से निकलने वाले, उनको यूटिलाइज किया जाता है. दिस वुड ऑफ कोर्स मीन सम अटेंशन टू एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन न्यूअर टेक्नोलॉजीज. यहां पे टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है दैट कैन कंट्रीब्यूट टू बायोमास यूटिलाइजेशन. नाउ सिमिलरली अगर भारत की बात करें तो अमूल का जो मॉडल था जहां पे आप वैल्यू एडिशन कर रहे थे, नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन. राइस बायोपार्क, अमूल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, जहां पे हमने दूध लिया, मिल्क लिया और उसके इतने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बना दिए. इनफैक्ट स्प्रेड चीज कहिए, पिज्जा चीज कहिए, इतने प्रकार के अमूल के प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स आती है,
गर्मियां आ गई हैं, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नाउ अमूल का मॉडल है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जांपल, जो कि डेयरी सेक्टर में हमारे यहाँ देखा गया है। सिमिलर अटेंशन नीड्स टू बी गिवन टू दी हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी आप प्रायोरिटी बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक अप कर सकते हैं, टेक अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। नाउ आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा डिजिटल पेन जो है मेरा, इट इज फंक्शनिंग रियली वियर्ड। Women farmers are at the forefront of horticulture sector and special attention needs to be given to both their technological and economic empowerment during this crisis. So इसी वजह से देखिए महिलाओं का क्या है, महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, we need to understand is कि women are बेसिकली उनको टू प्रोंग्ड इशू रहता है, वो दो तरीकों से जो है पूरे इशू से जूझ रही है। पहला इशू तो ये है कि उनके साथ कह लीजिए कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, हाउस होल्ड के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। एंड सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि उनके खिलाफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी एग्जिस्ट करता है। ये तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है जो कोविड 19 का महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। नाउ रीजन बीइंग दैट द ओनली सेक्टर दैट वी विल बी थ्राइविंग एज ऑफ नाउ इज द फूड सिक्योरिटी सेक्टर, बीइंग हमारा फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और अगर आपने इस साल का जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा है, तो आईएलओ की तरफ से जो डेटा आता है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये करीब करीब, अगर मैं रूरल सेक्टर की मैं बात करूं तो इट इज समवेयर अराउंड 38%, एंड यही अगर अर्बन सेक्टर की मैं बात करूं इट इज समवेयर अराउंड 26-27%। तो ये डिफरेंस रूरल सेक्टर में ज्यादा क्यों है एंड अर्बन सेक्टर में कम क्यों है? बिकॉज रूरल सेक्टर में दे आर एम्प्लॉयड इन दी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। इसी वजह से तो हमें समझना पड़ेगा कि महिलाओं के ऊपर खास फोकस करके हमें चलना होगा। A second pathway to livelihood security for small marginal farmers and landless households and particularly women within them। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, सॉरी लैंडलेस हाउसहोल्ड्स हैं, उनमें महिलाएं जो हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स उनमें महिलाएं जो हैं, उनको आपको सेकंड पाथवे देना पड़ेगा, दूसरा तरीका देना पड़ेगा फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ये आप कर सकते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत आप उनकी लाइवलीहुड्स को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं एक काम कि आप जो वर्कर की डेफिनेशन दी गई है मनरेगा के अंदर, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दीजिए, थोड़ा सा उसको ऑल इंक्लूसिव कर दीजिए, जिसके अंदर जहां आप सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की बात करते थे, आप उसमें स्किल्ड जॉब्स जो कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में हैं उनको भी इंक्लूड कर लीजिए। जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के स्किल जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्किल रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कन्वर्टिंग, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, मिल्क को घी में कन्वर्ट करना, कितने टेम्परेचर पे होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से निकलेगा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये महिलाओं को ज्यादा पता रहती हैं जनरली एक रूरल हाउस होल्ड में। आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसी तरीके की एक्टिविटीज में ज्यादातर हमने नोटिस किया है कि महिलाएं ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। और दिस इज अ डेयरी सेक्टर का एग्जांपल। इसी को अगर आप समझें तो ऑयल सेक्टर में भी, ऑयल सेक्टर के अंदर भी महिलाएं इन्वॉल्व हैं, एंड अगर आप स्किल्ड जॉब्स जो है इस सेक्टर में इन्वॉल्व, उनको भी आप मनरेगा के अंडर इंक्लूड कर देते हैं। Given the lack of jobs and incomes during this COVID-19 crisis, it is imperative to expand this definition and to cover skilled workers and work related to farmers and their farming activities। तो सिर्फ और सिर्फ जो है गारा बनाना, सिर्फ और सिर्फ पत्थर ढोना, इन चीजों को आप मनरेगा के अंडर इंक्लूड कर रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि आप वर्कर की डेफिनेशन को बढ़ा दीजिए, तो ऐसे में जॉब सिक्योरिटी जो है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, women also engage in a range of essential caretaking tasks। तो जहां पे महिलाएं घर पे भी होती है तो अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को जब पूरा करती हैं, जहां पे वो बच्चों का, बूढ़ों का, बीमार का ख्याल रखती हैं, तो ऐसे टास्क, हालांकि ये इनविजिबल हैं, गायब हैं, तुषार कपूर की मूवी नहीं चली थी गायब, these tasks they need to be recognized as work, they need to be recognized as work and supported with appropriate education including on nutrition। तो न्यूट्रिशन के ऊपर भी बेस करके आपको इस काम को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एंड इसमें अप्रोप्रिएट एजुकेशन भी आप प्रोवाइड करना शुरू कीजिए। इस एंगल को भी कवर करेंगे तो महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ एक एम्पावरमेंट की झील निकल कर आएगी। दैट एम्पावरमेंट विल टेक अस लॉन्ग वे सोशली। Now, the third dimension that this editorial talks about, a very finely written editorial, I would
सजेस्ट कि आप इस वीडियो एनालिसिस के बाद अपने कुछ चंद शब्दों में, आई वुड सजेस्ट कि 500 ऑड वर्ड्स में इस पूरे एनालिसिस को अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं तो 500 वर्ड्स का एसे लिख लीजिए। अ रोड मैप, मैं टॉपिक दे रहा हूं, अ रोड मैप टू अ न्यूट्रिशनल इंडिया, अ रोड मैप टू अ न्यूट्रिशनली, इसका टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं कि अ रोड मैप टू हेल्दी इंडिया, अ रोड मैप टू हेल्दी इंडिया, राइट। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो आप मेक श्योर कि अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है तो 500 वर्ड्स में लिखिएगा, एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है 1000 वर्ड्स, जुडिशरी एस्पिरेंट है तो 1000, 1000, 1100 वर्ड्स, इसके आसपास आप लिख सकते हैं जितना भी आपकी वर्ड लिमिट रहती है। तो आप इस एसे को लिखिएगा एंड हमारे न्याय एकेडमी के ऑफिशियल जीमेल अकाउंट के ऊपर आप भेज सकते हैं, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम में आप भेज सकते हैं @gmail.com, दैट इज आवर ईमेल एड्रेस। एंड इफ यू पोस्ट दैट मेल हमें भेजते हैं तो हम उसको इवेल्युएट करके साथ के साथ आपको रिप्लाई भी करेंगे। नाउ जो तीसरा एस्पेक्ट है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब पहले देखिए, प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी हो गई, फिर उसके बाद एक्सेस हो गया, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात आ जाती है एंड बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन की बात आ जाती है। तो कितना बेहतर तरीके से आप इसको असिमिलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर नॉन फूड फैक्टर्स इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा। सो ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं एज फार एज एब्जॉर्प्शन इज कंसर्न। एंड ये सारी चीजें क्यों इंक्लूड हो जाती हैं? बिकॉज ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को इंपैक्ट डालती हैं। तो इम्यून सिस्टम के बेसिस पे ही आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड की उसकी जरूरत होगी। नाउ इंश्योरिंग दीज सर्विसेज आर फंक्शनल डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटीज ऑफ लोकल पंचायत, बिकॉज ये उनके फंक्शंस में आ जाता है। अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए रिगार्डिंग अगर आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में से आपको ये निकल कर आता है, समझ आता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, प्लानिंग कैसे रहती है, ये सारी चीजें एक पंचायत जो है किस तरीके से हैंडल करती है 3 टियर सिस्टम के अंदर एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद अदर लोकल बॉडीज एज वेल। Now, the lack of clean water is in particular, has come to the fore in both rural areas and urban slums as well in the context of COVID-19, where one of the key measures for stopping transmission relates to frequent hand washing. तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से ही इसमें जो ये बात बोली गई है वो ये कि इसी के साथ साथ एक चीज सामने निकल कर आई है कि क्लीन एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है इवन इन अर्बन एरियाज। स्लम एरियाज जो अर्बन सेक्टर अर्बन लैंडस्केप में एग्जिस्ट करते हैं वहां पे भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। रूरल एरियाज की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में जब अगर आपको हाथ बार बार धोने एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी बात छोड़ दीजिए, एक्सेस टू वाटर 24/7 भी नहीं है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेंटामाउंट टू वन एस्पेक्ट कि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमने टैकल करना है। इफ वी कैन इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी, access to food and food absorption, then we have a fairly robust system of food security and nutritional security. All the above dimensions are however now threatened by the coronavirus as discussed earlier. तो इसी सारी चीजों को हमने समझना है, ठीक है जी। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। इट इज वेरी क्रिटिकल टू हाईलाइट द लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर, कैसे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और कैसे न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड है, और इन सब की एलाइड एक्टिविटीज एंड इनकी एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट, एप्लीकेशन वाला जो एस्पेक्ट है, एलाइड एक्टिविटीज वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें इंटरलिंकिंग जो है बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी एस्पेक्ट्स को, सभी सेक्टर्स को इंडिविजुअली देखेंगे तो ये सही तरीके से नहीं चल पाएगा। यू नीड टू प्रोवाइड, यू नीड टू मेक इट अवेलेबल एंड उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एक्सेस करवाना होगा और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन की भी जरूरत है, तभी आपका हेल्थ इंश्योर होती है। एंड आज किसके ऊपर सवालिया निशान है? हेल्थ के ऊपर सवालिया निशान है। नाउ व्हाइल द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बी एबल टू मीट द कैलोरी नीड्स, द इनेबिलिटी टू हार्वेस्ट, जो कि खारिफ सीजन की हम बात करें तो खारिफ सीजन में ये इश्यूज आ रहे हैं। सोइंग रेट्स जो है मान के चलिए कम होंगे इस बार। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट ऑफ पेरिशेबल फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, इट इज अ चैलेंज जो कि हमने पहले अभी डिस्कस किया। एंड हैज नॉट जस्ट डिप्राइव्ड द फार्मर्स ऑफ इनकम्स, उनको इनकम्स और लाइवलीहुड्स दोनों का लॉस हुआ है। कंज्यूमर्स टू आर डिप्राइव्ड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट्स। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, सप्लाई साइड में इश्यूज आ रहे हैं फार्मर्स को और डिमांड साइड में इश्यूज आ रहे हैं कंज्यूमर्स को। तो उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पा रही है यहाँ पे,
इकोनॉमिक इश्यूज हैं, यहाँ पे सोशल इश्यूज हैं। द फार्मर्स मेकिंग लॉसेस एंड एग्रीकल्चर मूविंग फ्रॉम बीइंग जॉब लेड टू जॉबलेस। तो ये चीज हमें समझनी होगी। दिस रेजेस अ क्वेश्चन अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। जो भी ये प्रोडक्शन साइकिल जिसमें हम चल रहे हैं, राबी खारिफ का जो प्रोडक्शन साइकिल है, इसकी चर्चा हो रही है ना। इसमें एक चीज और हमने ये एंगल ऐड करना है कि जहां पे हम यूथ को रिटेन करना चाह रहे हैं इन दी रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एग्रेरियन सेक्टर, वहां पे हम रिटेन करना चाह रहे थे। उससे रिलेटेड हमने एक स्कीम भी चलाई थी। मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस स्कीम का नाम बताएं। मैं तो बता दूंगा, लेकिन आई वांट कि माय स्टूडेंट्स, everyone, every aspirant should be an inquisitive in such manner कि जब भी कोई बात कही जाए तो उसके बारे में कुछ ढूंढना शुरू कर दें। Now, यूथ को रिटेन करना इन रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इसके ऊपर एक स्कीम भी चलाई गई थी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम जॉब लेड ग्रोथ करेंगे, लेकिन आज जॉब लेस होते जा रहे हैं। So this is one question which has been raised about the sustainability of this production cycle. At the same time, this can have long-term consequences on nutrition and health security as well. तो एक एस्पेक्ट हो गया अवेलेबिलिटी वाला, यहाँ पे न्यूट्रिशन और हेल्थ सिक्योरिटी कवर हो गया, राइट। इंडिया अवॉइडेड व्हाट कुड हैव बीन अ बिग फैमिन इन द 1960s यूजिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसने भारत को एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति प्रदान की थी थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी। तो आज भी किस चीज की जरूरत है? आज भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है और पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव की जरूरत है, पॉलिसी इनिशिएटिव की जरूरत है। अगर आज भी इनकी सपोर्ट आ जाती है तो आज वापस से हम we can achieve significant increases in the yield again. So this is what this editorial has suggested. So this is our today's Hindu editorial analysis. So make sure कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ भी कीजिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ न्यूज। इसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं आपको न्यूज पढ़ा रहा हूं, यही ये सही तरीका है, राइट अप्रोच है टू रीड द न्यूज़पेपर एंड राइट अप्रोच to understand or analyze any editorial as far as aspirants की नजर, aspirants are concerned। तो अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो किसी भी प्रकार का, तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपको खबरें इसी प्रकार से पढ़नी है। एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीजन बीइंग, देखिए ऐसा है कि अभी हम जो है एडिटोरियल एनालिसिस लेके आ रहे हैं। वेरी सून विल बी कवरिंग द एंटायर न्यूज़पेपर्स एज वेल। सारा का सारा न्यूज़पेपर कवर करेंगे, एंड नॉट जस्ट वन न्यूज़पेपर, हम मल्टीपल न्यूज़पेपर्स कवर करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम पूरे इनिशिएटिव्स के साथ सामने आएंगे। अभी फिलहाल हमारा पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसके साथ साथ हॉट लीगल इश्यूज हैं, हॉट लीगल इश्यूज उसकी सीरीज चल रही है, उसके साथ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज वन वीडियो सीरीज जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसकी वीडियो वापस आने वाली है वेरी सून। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की अगर आप सीरीज को फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है, मैं अपने मूंछों को ताव दे के ये बात बोलने को राजी हूं कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, एज फार एज एनी एग्जाम इन कंट्री, एंटायर कंट्री, चाहे एसएससी है, चाहे यूपीएससी है, चाहे जुडिशरी है, किसी भी प्रकार का एग्जाम है, तो ये इस सीरीज से बाहर सवाल नहीं आएगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर द सन। मैंने सारे सोर्सेज कवर करके आपको ये सीरीज क्रिएट करके दी है। इनफैक्ट सिमिलरली मैं पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज के अंदर भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन विल बी कवर्ड। सिमिलरली हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है, उन सभी सीरीज को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके की वैल्यू एडिशन होगी आपकी तैयारी के अंदर। सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड हाँ, उसके साथ जो ये बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइएगा। कारण क्या है कि वी वांट कि हमारी और आपकी जो दूरी है उसे हम इस बेल आइकन के जरिए दूर कर दें, ताकि जब भी हम इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आए तो ऐसे टिडिंग करके आपके मोबाइल फोन्स पे घंटी बजे और उस घंटी से आपकी और हमारी ये दूरियां दूर हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। टेक केयर, हैव एन ऑसम डे अहेड। सैटरडे है, एंजॉय कीजिए।